हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटी की मैराथन चल रही है। टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ठीक है, इसके ऊपर वही हम 25 सवाल डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर अगर जो आपके 2024 एक मिनट सॉरी 2024, 2025 और 2026 में अगर कोई सवाल पूछा गया है यूपी के किसी एग्जाम में, उसको भी देखेंगे। और बाकी के उन्हीं के बेस पर जो सवाल और अच्छे बन सकते हैं, उससे हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो ये रहा पहला सवाल। भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो आपके अटॉर्नी जनरल है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? 165 में आते हैं, 148 में आते हैं, 76 में आते हैं, या आपके 54 में आते हैं? तो जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 76। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इनको जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स वगैरह पे ये एडवाइस करते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट का केस वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट में जाना है उसके लिए, तो राष्ट्रपति इनको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। जैसे आपका कोई केस हो जाता है तो आप वकील वगैरह हायर करते हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए सरकार के सरकारी वकील हैं। ठीक है, ये सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी वकील हैं। अगर कोई भी मैटर पर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जाना है किसी मैटर पर बात करने के लिए, तो इनको राष्ट्रपति भेजते हैं। ठीक है, लीगल मैटर्स पर ये एडवाइस देते हैं। ठीक है, एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है सेम एज इट इज़ वही क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये पाँच और होना क्या चाहिए, या तो ये 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर आपके ये 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। ठीक है, ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या, और इनको क्या पावर्स होती हैं? इनको भाई साहब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठने की और बोलने की दोनों पावर्स हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। वहाँ पे वोट नहीं देंगे। अगर कोई बिल वगैरह पास हो रहा है तो ये उस पर बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ पर। ठीक है, हाँ इसको पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, बाकी ऐसा ही सेम होता है स्टेट के अंदर। ये तो सेंट्रल के अंदर है, जो हमारे स्टेट के अंदर होते हैं वो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, उनको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 165 में आते हैं जो स्टेट वाले होते हैं। ठीक है, जो हमारे पहले एडवोकेट जनरल थे इंडिया के, वो थे हमारे एम सी शीतल वार्ड सॉरी। ठीक है, और जो हमारे अभी रिसेंटली हैं, रिसेंटली कौन है? आर वेंकट रमानी। ठीक है, आर रिसेंटली, एक मिनट, जो अभी आपके हमारे रिसेंटली हैं वो है हमारे आर वेंकट रमानी। ठीक है, ये हमारे अभी हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने तक हैं, मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं जब तक हैं। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं। दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ही, जब तक रह सकते हैं। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वो सदस्य में संसद के कोई मतलब उनको हक नहीं है वहाँ पर बैठने का। ठीक है भाई, बिल्कुल हक है। ठीक है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, वहाँ बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइदर वन एंड नाइदर टू, सॉरी नाइदर वन एंड नॉर टू। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ हिच कंट्री। जो आपकी हमारी संसद है, जो हमारी क्या नाम है देश की हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो हमारी किस देश के बेस पर आधारित है, मतलब कहाँ की पार्लियामेंट पर आधारित है? ठीक है, तो यूके की है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, या फिर आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमने कहाँ से बोरो की है? वो हमने बोरो की है ब्रिटेन से। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है सेम हमने ब्रिटेन से बोरो की है। तो ये हमारी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उस पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, इंदिरा गांधी थी, या फिर आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा, जो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी महिला हमारे देश की, वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आपकी 24 जनवरी 1966 को बनी थी ये। ठीक है, डेट याद रखिएगा, शायद किसी एग्जाम में पूछा था, मतलब ये, हाँ ये शायद ईयर पूछा था, शायद 1966। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। पांचवा कहता है, संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताइए भैया, किसके? द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उनका उनका क्या नाम है, किस अनुच्छेद के तहत उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है? बताइए। 70 के तहत की जाती है, 73 के तहत की जाती है, 75 के तहत की जाती है, या फिर आपका की जाती है 72 के अकॉर्डिंग? तो ये आपकी की जाती है ऑप्शन सी, 75 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चाहेंगे कि मैं इसको ये वाला कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं इसको ये वाला बनाना चाहता हूँ, इसको होम मिनिस्ट्री दे दी, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, इस वाले को मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी सलाह पर अपॉइंट करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन, ओ सॉरी, ये लिखा हुआ आपका आर्टिकल नंबर 75 के अंदर, 75 के अंदर। ठीक है, जो आपका आर्टिकल क्या नाम है 70 है, वो कहता है कि मतलब जो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, नहीं, अगर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, तो उनकी जगह पर कार्य कौन करेगा? वो करेंगे सीजीआई। ठीक है, आर्टिकल 70 इस बात को कहता है। और आर्टिकल 73 जो है आपका, वो कहता है एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। ठीक है, आर्टिकल 73 कहता है एक्सटेंड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये इस चीज़ को कहता है। और आर्टिकल 7 आपको पता ही होगा, ये पार्डन के लिए है। ठीक है, क्षमादान के लिए। ठीक है, जो आपके मतलब जो आपके प्रधान सॉरी राष्ट्रपति हैं, वो आपके सज़ा माफ़ कर देते हैं। ठीक है, उनमें 5 तरीके की चीज़ें होती है। एक में माफ़ करना होता है, किसी में उसका प्रोसेस बदल दिया जाता है कि ठीक है फांसी से उम्र कैद कर दो, या फिर उसमें क्या है कि किसी में उनका फांसी को कम कर दिया जाता है। इस तरीके की 5 चीज़ें हैं, उन 5 चीज़ों पर 5 तरीके से वो कर सकते हैं अगर उनको लगेगा तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताओ भैया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, जो उनको सलाह देती है राष्ट्रपति को किसी कार्य पर काम करने के लिए, तो वो बताइए किस आर्टिकल के अंदर है? वो आपका आर्टिकल 72 के अंदर है, या आपका आर्टिकल 74 के अंदर है, या आपका 75 के अंदर है, या फिर आपका आर्टिकल 78 के अंदर है? तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक उनकी मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, ये है इसका सरल भाषा में अगर देखा जाए, आर्टिकल 74 इस बात को कहता है। ओके, 72 अभी हमने देख ही लिया, 75 हमने देख ही लिया था, और ये आपका जो 78 है, ये आपका ड्यूटीज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, ये आपका ड्यूटीज ऑफ पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के जो कर्तव्य हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो क्या क्या है, उनकी बातें करता है आर्टिकल नंबर 78। ठीक है, अगला देखते हैं। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताओ भैया, किसके लिए होती है ये? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू होम? ये किसके लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है? जो आपकी मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, पूरी मिनिस्ट्री होती है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, राज्यसभा के लिए होती है, लोकसभा के लिए होती है, या आपकी पार्लियामेंट के लिए होती है? तो ये आपकी होती है लोकसभा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे होती है? अगर ये काम करेगी ना, तो सारी की सारी पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से अगर इंसान एक उसकी चीज़ के कोई बिल पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं चाहते हैं इस बिल को पास करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, उसको वहाँ से हटना पड़ेगा अगर वो उसके अगेंस्ट जाएगा। इसलिए ये पूरी तरीके से कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और ये भंग भी हो जाती है। अगर ये ख़त्म होगी तो ये पूरी ख़त्म होगी, पूरी भंग होगी ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हटा दिया और चल रही है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया,
तो ये समझ जाइए प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के साथ में ही पूरी की पूरी जो आपकी मिनिस्ट्री का यूनियन काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब के सब खत्म, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये आपका जो है आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो को भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इनको ये मिनिस्ट्री दे रहा हूँ मैं, ये इनको देना है, तो उनको अपॉइंटमेंट वही करवाते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? ठीक है, बताओ, वही बात आ गई जो कि ये यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसकी सलाह पर होती है? वाइस प्रेसिडेंट की सलाह पर होती है, स्पीकर की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, या आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होती है? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर उनकी नियुक्ति की जाती है। ये भी आपका आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 1 कहता है, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? ठीक है, ये मैं बता चुका था, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज किस में है? 74 में है, 75 में है, 77 में है, या आपका 78 में है? तो जो आपकी प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज हैं वो आपकी आर्टिकल नंबर 78 में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि क्या नाम है, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो मेन मुखिया है वो आपका पीएम होगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, मेन मुखिया होता है, अभी पीछे बताया था। आर्टिकल 75 आपको पता ही है। आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार की सभी कार्यपालक जो हैं, मतलब उनकी जो कार्रवाई वगैरह होती है राष्ट्रपति के नाम, मतलब सॉरी, जो उनके कार्य होते हैं उनके कार्यपालिका के, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे, ठीक है। जितने भी काम होते हैं वो सब के सब, जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगेगी, जब तक उस चीज़ को माना नहीं जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बिल वगैरह पास होता है दोनों सदनों से, तो फाइनली उसकी मोहर, उस पर जो साइन होते हैं वो राष्ट्रपति के ही होते हैं, ठीक है। तभी उस चीज़ को माना जाता है कि हाँ भाई अब ये काम हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका 77 है, ये आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके लिए बात करता है, ठीक है। 75 74 बता ही चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ हिम। जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके पद तक बने रहते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, लोकसभा तक, या आपके पार्लियामेंट? तो भैया जब तक प्राइम प्रेसिडेंट चाहेंगे जब तक वो बने रहेंगे, ठीक है, उनके प्लेजर तक बने रहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और ये आपका 75 का क्लॉज 2 इस बात को कहता है, ओके। अगला देखते हैं, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह क्या हो जाएगा? इफ़ अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, व्हाट हैपन? कोई लगातार मतलब सदस्य बना ही हुआ नहीं है, ठीक है, किसी भी सदन का, दोनों में से, तो फिर बताइए क्या रहेगा? तो भैया जाहिर सी बात है, वो रहेगा ही नहीं, उसको हटा दिया जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है वह प्रधानमंत्री बन जाएगा ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। वह मंत्री नहीं रहेगा, सी कहता है उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, और डी कहता है उसे राज्यसभा में नामित किया जाएगा। तो भैया जाहिर सी बात है, वह मंत्री नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कि अगर कोई मतलब मिनिस्टर नहीं है लेकिन उसे बाद में मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, जैसे आपको देखा होगा जो हमारे एस जयशंकर हैं, ठीक है, उनको बाद में मतलब गुजरात से राज्यसभा सीट से चुना गया था, ठीक है। मतलब वो पहले मंत्री नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनको बाद में राज्यसभा की सीट से चुन करके बना दिया गया था मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार संघ में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक हो सकती है? मतलब कितना परसेंट हो सकती है टोटल जो आपकी सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, द टोटल नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? जो आपकी लोकसभा की सीट क्या नाम है,
स्ट्रेंथ है वो कितनी है 543। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट हो सकती है जो आपकी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, वो उसका कितना परसेंट हो सकते हैं? 10% हो सकते हैं, 15%, 12% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, या फिर आपके 20% हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका 15% आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो इसका 15% निकलेगा वही आपके यूनियन मिनिस्टर्स बनेंगे, जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सब दी जाती है ना, वो यही होते हैं। इसका 15%। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 15×5 = 75, तो यही हो गया। 15×4 = 60, 75 और 6 कितना हो गया? 81। तो मतलब मान लीजिए 81-82 लोग, ठीक है, यही लोग खाली आपके यूनियन मिनिस्टर्स बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिए, 15% बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बताइए भैया, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे साहब, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, या आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, वो करेंगे? तो बताइए भैया इनकी कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, ऑप्शन बी। और अटॉर्नी जनरल आपको पता ही है कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, उसी में लिखा हुआ है कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इनकी नियुक्ति करेंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, संविधान के द्वारा उनका समय मतलब कितना होना चाहिए? ठीक है, जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे 5 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितने साल के लिए रहते हैं? बताइए, 3 साल के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, 6 साल के लिए रहते हैं, या फिर कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है? तो इनका इनका जो कार्यकाल है ना, वो सर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नो फिक्स्ड टेन्योर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जब तक रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है सर, एक्चुअली देखो होता क्या है ना, ये सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, अब जो सरकार अभी सेंट्रल में पावर में रहेगी, ठीक है, तो भैया उनका वो अपना खुद का वकील रखेगी। ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई और वकील रख ले। आप भी हो, आपके ऊपर में अगर कुछ हो जाता है, आपको कोर्ट वगैरह में केस वगैरह के लिए जाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अपना अच्छा सा वकील लेकर के जाओगे अपनी पसंद का। तो जब सरकार आती है तो वो कहती है कि इनको बना दीजिए, तो वो बना देती है। कुछ थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनसे पास करके इनको बनवा दिया जाता है। योग्यता इनके पास होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, 5 साल के लिए या तो जज रहे हो, या फिर ये 10 साल के लिए एडवोकेट, और इनको अटॉर्नी जनरल बनवा दिया जाता है। फिर होता क्या है कि जब तक सरकार रहती है जब तक ये बने रहते हैं। ठीक है, या फिर बीच में कुछ और कोई इशू आता है तो उनको हटा करके फिर किसी और को बना दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ये जब तक रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जबकि जो सरकार चाहेगी, ठीक है, जब तक रहते हैं ये। ठीक, लेकिन बोला गया क्या? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक ये रह सकते हैं। ओके, आंसर में आपको यही मारना है। चलिए अगला देखते हैं। महान्यायवादी को संसद में क्या अधिकार प्राप्त हैं? व्हाट राइट्स डज द अटॉर्नी जनरल हैव इन पार्लियामेंट? बताइए, जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर क्या राइट है? राइट टू वोट का है, मतदान का अधिकार है, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स। सी कहता है केवल मतदान का अधिकार है, ओनली राइट टू वोट। डी कहता है कोई अधिकार नहीं है। बताइए, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, इनको बोलने का, वहाँ बैठने का, सुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन इनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है 17 नंबर, ये कहता है महान्यायवादी को संसद में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल डज द अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट? किस अनुच्छेद के अंदर है भैया इनको बोलने का और वहाँ बैठने का अधिकार संसद के अंदर? बताइए, 76 के अंदर है, 78 के अंदर है, 105 में है, या फिर आपका 124 के अंदर है? तो ये जो इनको राइट है ना अंदर बैठने का और वहाँ बोलने का, सर ये राइट इनको देता है आर्टिकल नंबर 88। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 76 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कभी सोचो 76 के अंदर तो ये अटॉर्नी जनरल आते हैं, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक, जहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, इनका टेन्योर वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वहाँ बैठने की जो पावर है वो आर्टिकल 88 इनको देता है। ठीक है, कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके और सुन सकते हैं और वहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संघ सरकार के कार्यों के
संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये मैं बता चुका हूँ, अभी बताया था मैंने, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाला। प्रधानमंत्री के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। बी कहता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास होती है। सी कहता है संसद, पार्लियामेंट के पास होती है। डी कहता है गृह मंत्री, आपके होम मिनिस्टर जो है उनके पास होती है। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये पावर किसके पास होती है? भारत सरकार के, मतलब जो कोई भी काम है वो सब के सब किसके नाम पे किए जाते हैं? वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जो भी आपके काम वगैरह होंगे सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है आर्टिकल 77 के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 77 में आती है ये बात, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? बताइए किस सदन के हो सकते हैं ये? केवल लोकसभा के होंगे, केवल राज्यसभा के होंगे, केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं, या फिर आपके केवल लोकसभा में निर्वाचित सदस्य? तो ये आपके हो सकते हैं किसके? ये भैया आइदर हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट एंड द कैबिनेट? याद रखना, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक कैबिनेट दोनों अलग होती हैं, ठीक है, इज करेक्ट। दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बराबर है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और महत्वपूर्ण भाग है। द कैबिनेट इज द स्मॉलर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी कहता है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का छोटा भाग है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द कैबिनेट। डी कहता है दोनों का कोई संबंध नहीं है, दे हैव नो रिलेशनशिप। तो जो आपकी कैबिनेट है वो बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कैबिनेट इज द स्मॉलर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरी मंत्री परिषद का, ठीक है, आपका कितना परसेंट होता है? 15%, ठीक है। और 15% जो है ना ये पूरे के पूरे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स इनको बोला जाता है, जिनको जो मंत्रालय इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। बाकी की जो होती है वो पूरी की पूरी आपकी काउंसिल होती है, ठीक है, लेकिन उसमें से 15% लोग ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अगला देखते हैं, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? बताओ रियल कौन है? रियल पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, या फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है? जो आपकी रियल पावर होती है ना वो आपकी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास में आपकी रियल पावर होती है, जिनको हम लोग रियल और डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग रियल और आपका डी फैक्टो, ठीक है, डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये इनको बोला जाता है। और प्रेसिडेंट को आपको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोला जाता है डीजोरी या फिर आपका नॉमिनल हेड, ठीक है, ठीक है। इनको डीजोरी या नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री इंडिया गवर्नमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए भैया किस आर्टिकल में इनके ऑफिस वगैरह के बारे में बात की गई है? 74 में की गई है, 75 में की गई है, 76 में की गई है, या फिर आपके 78 में की गई है? तो इनके जो क्या नाम है ऑफिस का जो इनके उल्लेख किया गया है, इनके पद का जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? वो आपका आर्टिकल नंबर 75 में किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें किया गया 75, सॉरी इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 75 में किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको पता ही होगा, आर्टिकल 74 मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 78 में इनकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में किस पद के महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में किस पद के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, मतलब किसके बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं? हाई कोर्ट के बराबर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, या फिर आपके सेशन कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, उनके पास किसके बराबर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी हाई कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और ये आपका आर्टिकल 76 में ही आता है, ठीक है। ये चीज़ बता चुका हूँ आपको। 76 में आते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। या तो उनके 5 साल के लिए वो जज रहे हों किसी हाई कोर्ट वगैरह के, या फिर आपके 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हों। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के महान्यायवादी को सरकार को मुख्य रूप से किस प्रकार की सलाह देने का कार्य करना होता है? बताओ, अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, वो किस तरह की सलाह उनको देते हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ अभी आपको। पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं, राजनीतिक सलाह देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, कानूनी सलाह, इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं, आर्थिक सलाह देते हैं, या फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देते हैं या प्रशासनिक सलाह उनको देते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूँ। एक काम करेंगे आप, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी जनता। जनता बोले तो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। इसका जवाब आप लोग देंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ वो किस तरह की सलाह देते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है। अच्छा, हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हो गया, मैं बोल रहा इतना लंबा कैसे हो गया यार ये। आर्टिकल 74 आपका क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में कहता है, महान्यायवादी के बारे में कहता है। कहता है? गलत है, नहीं कहता, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया इसको? ऑप्शन बी कहता है 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, बिल्कुल सही कहता है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके होते हैं। सी कहता है अनुच्छेद 76 जो कहता है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। भैया ड्यूटीज़ के बारे में आर्टिकल 78 बात करता है, गलत है ये भी। डी 78 महान्यायवादी के बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, गलत है भैया। महान्यायवादी के बारे में 76 बात करता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने 25 सवाल ख़त्म कर लिए पूरे, ठीक है सर। और ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। इसमें जो सवाल आपके पूछे गए थे वो मैंने दिखा दिए, जो और जो जो ऑप्शंस में कुछ आर्टिकल्स थे वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको अपलोड हो जाएगी। और वो कहाँ अपलोड होगी? टेलीग्राम पर, स्टडी जीके बाई AK सिंह 20, ठीक है। ये टेलीग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आप ये पूरा लिखेंगे विदाउट स्पेस, तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको इसकी ये क्लास भी अपलोड हो जाती है और यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जितनी भी अभी तक पार्ट चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारी पीडीएफ यहाँ अपलोड है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।